नमस्कार, मैं हूं कमाल खान और लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं कोरोना पे ख़ास प्रोग्राम। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन आज हर तरफ महामारी है, मौतें हैं, चीखें हैं, फिसकियां हैं। ऐसे उदास मौसमों में यहाँ कौन मुस्कुराएगा। कोरोना राजधानी से लेके गांवों तक कहर बरपा रहा है, लेकिन आज शुरुआत करते हैं हाईकोर्ट की उस टिप्पणी से जिसमें उसने कहा है कि ऑक्सीजन न देना अपराध है और इससे हुई मौतें नरसंहार के बराबर हैं। कोरोना महामारी के बीच अवाम ने ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना किया है। ऑक्सीजन प्लांट पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। आगरा में एक शख्स की तस्वीर वायरल हुई जो पुलिस से हाथ जोड़ के ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आगरा में ही एक महिला ऑटो में बीमार अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती रही, जबकि बहराइच में 2 छोटी बच्चियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन देने के बावजूद नहीं बचा पाईं। हाईकोर्ट ने इस पे अपने आदेश में लिखा है कि यह कहने में हमें बहुत तकलीफ है कि अस्पताल में कोविड के मरीजों का बिना ऑक्सीजन मर जाना अपराध है, जो किसी नरसंहार से कम नहीं, और इसके दोषी वे लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन मंगाने और सप्लाई करने की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की कि जो लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जा रहे हैं या ऑक्सीजन की प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं ये आपराधिक कृत्य है, उनके प्रति आपराधिक कृत्य चलना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में बड़े पैमाने पे अस्पताल कोविड अस्पतालों में तब्दील किए गए हैं, लेकिन महामारी इतनी बड़ी है कि तमाम लोग बिना इलाज मर गए। क्योंकि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं थे, अदालत ने अपने आदेश में लिखा है, सरकारी पोर्टल पर लखनऊ के हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बेड खाली दिखाए गए हैं, लेकिन हमने सुनवाई के दौरान वकील अनुज सिंह से अस्पताल फोन करवाया तो उन्होंने कहा कि कोई बेड नहीं है। पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। अदालत ने ऐसी तस्वीरें देखी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि काउंटिंग में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसका पालन न होने पर काउंटिंग सेंटर के इंचार्ज जिम्मेदार होंगे। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि राज्य चुनाव आयोग लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और आगरा के काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज अदालत में अगली सुनवाई पे पेश करे। जब बहुत सी मीडिया रिपोर्टें आई जिनमें कोविड-19 का पालन नहीं किया गया पंचायत इलेक्शनों में, तो माननीय न्यायालय ने उसकी जो वीडियोग्राफी कराई गई है उसको अगली डेट पर तलब किया गया। पिछले 3 बार से इलाहाबाद हाई कोर्ट कोविड को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बार बार निर्देश दे रहा है। शायद ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए ही अच्छी अलामत नहीं है। इलाहाबाद में नितिन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऑक्सीजन के लिए इंसान दर दर भटकेगा। जिन्हें नहीं मिलेगी वो मौत के मुंह में चले जाएंगे, जिन्हें मिलेगी वो बहुत संघर्ष के बाद उन्हें मिलेगी। लखनऊ में देवा रोड पे एक ऑक्सीजन प्लांट पे आज बहुत भीड़ थी, लोग ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े थे। तभी किसी कमज़ोर ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मर गए और 5 लोग जख्मी होकर अस्पताल चले गए। आप सोचिए उन लोगों के दिल पे क्या गुजरी होगी जो एक एक सांस के लिए घरों में या अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति ऑक्सीजन की लाइन में लगा हुआ था, ब्लास्ट हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। लखनऊ से चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां बहुत सारे तीमारदार हमें मिले। कुछ रो के ये कह रहे थे कि उनके प्यारों ने दम तोड़ दिया क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन वहां थी। ये शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन बदली नहीं गई और वो मर गए। प्रशासन कह रहा है जांच कराएंगे, कोई दोषी हुआ तो सजा मिलेगी। ये है नौगढ़ का सेंटर कोविड वाला। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है।
ये सब इन लोगों की लापरवाही है, जानबूझ के लापरवाही। पानी हमसे मांगे 3 बजे, हम 3 बजे रख के गए, वो पानी। सिद्धार्थ नगर के कोविड अस्पताल में अजय यादव ने अपने ससुर को सोमवार को दोपहर 12 बजे भर्ती कराया था। मंगलवार को सुबह उनकी मौत हो गई। अजय रो रो के बताते हैं कि अस्पताल में बदइंतजामी की ये हालत है कि उनके ससुर को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने 3 बजे वहां पानी लाकर रखा, जिसे अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें 7.5 घंटे बाद दिया। पानी हमसे मांगे 3 बजे, हम 3 बजे रख के गए, वो पानी पहुंचा। जब शाम को हम रात को 7 बजे खाना लेके आए, तब तक पानी वहीं रखा हुआ था। उसके बाद फिर हम 10 फोन किए, मधुबनिया चले गए। 10:30 बजे रात को उनको खाना और जो 3 बजे पानी रखा हुआ था वो जाकर मिला। 4 मरीजों की मौत के बाद सिद्धार्थनगर के डीएम फौरन अस्पताल पहुंचे और तीमारदारों को समझाया। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी से कोताही हुई है तो जांच कर सजा दी जाएगी। मॉर्निंग में खबर मिली थी जिसमें 4 पेशेंट्स की डेथ L2 फैसिलिटी में आज हुई है, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बट परिजनों ने अपनी शिकायतें और वो कही गई हैं, वो मेरे द्वारा सुनी गई हैं। कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर किसी ऑफिसर या किसी के द्वारा लैप्स किया गया है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है तो उसमें फिर कड़ी कार्रवाई भी होगी। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। यहाँ जो बगल में लड़का था वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन हट गया था, कोई देखने वाला नहीं था, वो जो मरीज छटपटा रहा था मर गया। कौन सा देखा था? बेचारा मर गया, एक लेडी जो मर गई आला। अरे जिनकी तबीयत खराब हुई तो वो तो मरेंगे। मोदी को भी मानना दे रहा है। ये एक बानगी है। ऐसे ही हालात यूपी में तमाम जगहों पे रहे हैं। मिसाल के लिए मथुरा में बीमार शीला देवी जिला अस्पताल के बाहर करीब 3 घंटे जमीन पे पड़ी रहीं, तड़पती रहीं, लेकिन वो भर्ती तभी हो पाई जब मीडिया के लोगों ने वहां पहुंच के दबाव बनाया। क्या बात है इनको? भर्ती ना कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? घर ले जाओ। यहाँ कोई उपचार नहीं मिल रहा तुम्हें? कब से आई है यहाँ पे? 2 घंटा से तड़प रही है ऐसी। जरा ऊपर चलिए, मैं दिखाऊंगा। मरने को रखी है औरत, सीधे मुंह डॉक्टर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना परमानेंट को इलाज दे रहे हैं। इसके बाद मथुरा के रहने वाले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथों लिया। हमने सीएमओ को और सीएमएस को दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पेशेंट जो आए पूर्ण रूप से उसको इलाज मिले और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। ऐसा प्रयास ये सब लोग करें। अगर लापरवाही कहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। मेरे फादर को इतनी प्रॉब्लम है, कल रात में मैनेज कर ही रहा हूँ गैस को। लखनऊ में जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। कम से कम मैं 100 से 150 नंबर। पिछले 15 दिन यूपी के लिए काफी बुरे साबित हुए हैं। ऑक्सीजन की भयानक किल्लत रही है। ऑक्सीजन ना मिलने से ना मालूम कितने लोगों की मौतें हो गई हैं। एक वक्त ऐसा था जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 55,000 कोविड के मरीज थे, जबकि करीब 5500 बेड। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डीआरडीओ के बनाए 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। उम्मीद है कि इसके बाद हालात बेहतर होंगे। ये कोविड अस्पताल 500 बेड का है। इसमें 250 बेड पे भर्ती फौरन शुरू होगी। इसमें 150 बेड पे वेंटिलेटर और 100 पे ऑक्सीजन होगी। आर्मी के 40 डॉक्टर और 300 पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ तैनात होगा। इस हॉस्पिटल में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। तो 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। एक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य में जनता की जान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसमें फेल हुई है। ये सच है कि हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी बेइंतहा सुधार की जरूरत है, क्योंकि हर जान बेशकीमती है। मथुरा में सौरभ गौतम और सिद्धार्थ नगर में सलमान के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के गांवों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी एक बड़ी वजह पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं। यूपी में 1 लाख से ज्यादा
गांव हैं और तकरीबन 65 से 70% आबादी जो है वो गांवों में रहती है। लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश से वोट डालने के लिए गांवों में बुलाए गए हैं। इन गांवों में कोरोना फैलने की अलग अलग जगहों से पेश है हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। सोनभद्र के म्योरपुर गांव में जयप्रकाश की चिता जली है। इस गांव में 12 दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। जयप्रकाश को सांस लेने में तकलीफ होने पे घर वाले जिला अस्पताल ले गए, लेकिन चूंकि उनका कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था इसलिए अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। घर वाले मजबूरन वापस लाए, जहां अगले ही दिन वो गुजर गए। सांस लेने में दिक्कत थी, फिर हम लोग यहाँ से जिला अस्पताल ले गए। बोले कि पॉजिटिव रहेगा तो उनको लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे, और प्राइवेट में कहीं ऑक्सीजन था नहीं, और फिर उसको उनको लेकर हम लोग घर आए। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। म्योरपुर से हम मेहुली गांव पहुंचे। ये जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर है। इस गांव में भी 15 दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। यहां 47 साल के आदित्य कनौजिया को सांस लेने में तकलीफ के बाद कई अस्पताल ले गए, लेकिन बचा नहीं सके। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वो देखने को तैयार नहीं हुआ। कहीं कोविड चेक करने के बाद बताया कोविड नहीं है, उसके बाद वो चलाया घर। फिर शाम को हम लोग देखे कि बड़ा इत्मीनान है। इसी तरह बुलंदशहर के परवाना गांव में 15 दिन में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एनडीटीवी की टीम जब बुलंदशहर से करीब 18 किलोमीटर दूर परवाना गांव पहुंची तो कोरोना जांच कराने के लिए हो रहा अनाउंसमेंट दूर से हवा में गूंज रहा था। सबसे पहले हम नजाकत सैफी के घर पहुंचे। 28 साल के नजाकत फरीदाबाद में कारपेंटर का काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो गांव में अपना काम शुरू किया। बीमार हुए, सांस में दिक्कत हुई, 2 अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन 22 अप्रैल को गुजर गए। ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला था, इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ। कभी भी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, ना बीपी हाई था कभी भी उसका। नॉर्मल सिचुएशन, बाइक पे गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, ना कि कोई एम्बुलेंस में। परवाना गांव में भूरो देवी की चिता जलाई जा रही है। उनके भी कोरोना से मरने का अंदेशा है। गांव वालों ने हमें गांव के 18 लोगों की लिस्ट और तमाम लोगों की तस्वीरें दी जो उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना फैलने से मर गए। 16 साल का सुमित भी उन्हीं में से एक था। 2 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपनी उम्र का 17वां साल नहीं देख पाया। तुरंत औरंगाबाद लेके गए। औरंगाबाद ले जाने के बाद में उसको एक ड्रिप लगाई। ड्रिप के बाद में उसके एक दर्द हुआ अचानक। दर्द में उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उसने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम और बुलंदशहर ले जा रहे थे, रास्ते में चरौरा जाके उसने दम तोड़ा। परवाना के शिव मंदिर से गांव के लोगों के लिए कोरोना की जांच कराने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने पहुंच गई है, लेकिन जो बिना जांच मर गए उनकी मौत की आधिकारिक वजह पता नहीं चल सकेगी। एक टीम लगा दी है, पूरे गांव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी। जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जांच भी की जाएगी। अगर मृत्यु का और भी कारण के, क्योंकि मृत्यु का कारण वहाँ से कोरोना पेशेंट निकले नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी जांच की जाएगी, कुछ और कारण तो नहीं है। बाराबंकी जिले के गुलरिया गांव में सूरत और दिल्ली से 10 प्रवासी मजदूरों को प्रधान पद के उम्मीदवार ने वोट डालने के लिए किराया देकर बुलाया। गांव के लोग कहते हैं कि सभी बीमार हो गए। सर 10 लोग आए थे लगभग, और जो है वो बीमार पड़ गए। प्रधान प्रत्याशी ने खर्चे पर बुलवाया था, तो जो है वो बीमार पड़ गए। कोई जिला अस्पताल में है, कोई जो है मेडिकल कॉलेज में है, कुछ लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। तो जो है उससे हम लोग जो है डरे हुए। एनडीटीवी की टीम गांवों में कोरोना का जायजा लेने यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में गई।
आजमगढ़ के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी पहुंचे। इस अस्पताल से 5 किलोमीटर की दूरी पे गांव शुरू हो जाते हैं। 70 बेड के इस कोरोना अस्पताल में 70% मरीज आजमगढ़ के गांवों के हैं। पिछली बार गांव में उतना कहर नहीं देख रहे थे हम लोग कोरोना का, पर इस बार गांव के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो इस बार हमें गांव में एहतियात करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस बार गांव के पेशेंट बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में कोरोना के। अगर इन गांवों में पंचायत के चुनाव 2-3 महीने टाल भी दिए जाते तो लोकतंत्र को कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा हो जाता, लेकिन तमाम लोगों की जानें बच सकती थी जो अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन गांवों के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रभात, सरफराज, रवि और मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ से कोविड के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी है। कमाल खान को इजाजत दीजिए।